वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉक टेस्ट यूजीसी नेट 2023 के लिए। तो मैं आपके सामने कुछ 30 से 50 डेज बचे हैं यूजीसी नेट की पेपर में, अगर हम मान के चलते हैं तो आई विल ब्रिंगिंग 40 to 50 मॉक टेस्ट। हर दिन आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा जिसके अंदर 40 से 50 क्वेश्चन होंगे। एंड आई विल गारंटी यू कि इनमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस फंसेंगे, जो मुझे ऐसा लगता है। और ये एक तरीके से आपको हेल्प करेंगे। अगर डायरेक्टली अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उस क्वेश्चन में से यूजीसी नेट के पेपर में, पॉलिटिकल साइंस के में, पर लेकिन आपको एलिमिनेशन करने में हेल्प करेंगे। जब आप एलिमिनेट कर पाएंगे तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ राइट आंसर वो आपके बढ़ जाते हैं। तो ये पहला मॉक टेस्ट लाया हूँ मैं। आई विल बी गिविंग यू शेड्यूल। मैं पूरा शेड्यूल दूंगा कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट क्या होगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाऊंगा। शुरू करते हैं इस चीज़ के। पहला मॉक टेस्ट जो है, और प्लीज़ यार आपसे है ये है कि अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन रहे। पहला क्वेश्चन है, कांस्टेंट अवेयरनेस इज वैल्यू ऑफ फ्रीडम। ये बोलते हैं लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन बोलते हैं कांस्टेंट अवेयरनेस ये फ्रीडम, लिबर्टी और इक्वलिटी के खिलाफ थे। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, उसके लिए लॉर्ड एक्टन बोलते हैं। तो इनकी एक स्टेटमेंट है, कांस्टेंट अवेयरनेस जो है इज अ वैल्यू ऑफ फ्रीडम। दूसरी, मैंने कुछ अमर्त्य सेन की 3 जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनका नाम लिखा है। पहली है द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट भी है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम। और तीसरी है कैपेबिलिटी अप्रोच, जो उन्होंने दी थी। तो 3 बुक्स हैं, घुमा फिरा के आपको मिक्स मैच में या फिर क्वेश्चन में आपको मिल जाती हैं चीजें। थर्ड है, लिबर्टी एंड इक्वलिटी डू नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। तो 2 ऐसे थिंकर्स हैं जो लिबर्टी और इक्वलिटी को बराबर नहीं मानते। ये कहते हैं कि ये एक साथ नहीं रह सकती। वो है लॉर्ड एक्टन और दूसरे हैं डी टॉक्केविली। बोथ ऑफ देम डू नॉट एग्री कि दोनों साथ में रह सकती हैं। आपको ऑप्शन में डी टॉक्केविली भी मिल जाएगा और आपको एक्टन भी मिल जाएगा। देन, ओनली सोल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ लिबर्टी इज इक्वलिटी। ये कौन बोलते हैं कि भाई अगर सिर्फ एकमात्र सोल्यूशन है लिबर्टी का कि आप सबको समानता दे दें, इक्वलिटी दे दें। ये स्टेटमेंट्स और डायरेक्टली पूछी जाती हैं एंड आई एम प्रेटी श्योर इनमें से आपको 1 या 2 स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो ये पोलार्ड्स आप कहते हैं। मैंने इसमें इक्वलिटी कवर किया है, क्वेश्चंस में लॉ कवर किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट्स आर क्लेम एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी एंड स्टेट एंड फोर्स। ये काफी बार पूछा जा चुका है। बोसांग भी ये बोलता है और सिमिलर स्टेटमेंट लास्की भी बोलते हैं। पर ये जो जो स्टेटमेंट की जो लाइन है वो बोसांग ने बोली, राइट्स आर क्लेम एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी एंड स्टेट एनफोर्स। स्टेट इनको एनफोर्स करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज अ कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब इसमें 2-3 माइकल सैंडल्स हैं, ये कम्युनिटेरियन है। ये कम्युनिटेरियन क्रिटिक देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कॉन्सेप्ट किसने सबसे पहले स्टार्ट किया? एरिस्टोटल ने किया, बाद में जॉन रॉल्स ने भी इसके साथ काम किया। तो आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन से आपको 3 चीजें पता लग गई। माइकल सेंटर कम्युनिटेरियन है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? वो एरिस्टोटल और जॉन रॉल्स ने दिया। देन द सेवंथ क्वेश्चन इज, हु कंसिडर हु कंसिडर सेल्फ डिफेंस। एक स्टेटमेंट है कि हु कंसिडर सेल्फ डिफेंस एनफोर्सिंग ऑफ राइट्स, सीकिंग प्रिपरेशन फॉर इंजरी एंड पुशिंग रॉन्ग डूअर्स एज अ कॉज ऑफ जस्ट वॉर। आपको इसको देखेगा सेल्फ डिफेंस, अगर किसी को नहीं पता होगा सेल्फ डिफेंस वगैरह के नाम से बेंथम का लगा के आ जाएगा। पर आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? हु कंसिडर सेल्फ डिफेंस एनफोर्सिंग ऑफ राइट्स, सीकिंग रेपरेटेशन फॉर इंजरी एंड पुशिंग रॉन्ग डूअर्स एज जस्ट कॉज ऑफ वॉर। जस्ट कॉज ऑफ वॉर की बात करी ह्यूगो ग्रेशियस ने, और ह्यूगो ग्रेशियस का नाम आता है फादर ऑफ इंटरनेशनल सोवरेनिटी के नाम पे, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के नाम पे भी आता है। ह्यूगो ग्रेशियस का कॉन्सेप्ट आता है। फिर है, हु डिवाइडेड द राइट्स इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक। काफी बार पूछा जा चुका है, एन नंबर ऑफ एग्जाम्स पूछा जा चुका है। स्पेंसर ने डिवाइड किया है राइट्स को प्राइवेट एंड पब्लिक में। राइट्स आर फ्रूट ऑफ लॉ, नो राइट अबव लॉ एंड नो राइट विदाउट लॉ। ये भी यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। ये बेंथम ने बोला है राइट्स के लिए कि राइट्स आर फ्रूट ऑफ लॉ, नो राइट अबव लॉ एंड नो राइट विदाउट लॉ, क्योंकि बेंथम ने लॉ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, हु लिमिट्स द फ्रीडम टू एसेंट्रिसिटी एंड कैरेक्टर एबनॉर्मेलिटी। ये भाई वियर्ड स्टेटमेंट है, पर इसका आंसर जेएस मिल है। आपको इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको बस पहचान लीजिए कि कहाँ पे एसेंट्रिसिटी और कैरेक्टर नॉर्मेलिटी का वर्ड आता है, तो जेएस मिल है। कुछ चीजों में आपको ये करना ही पड़ेगा। फिर है, राइट अगेंस्ट सोसाइटी आर कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सप्रेशन। टीएच ग्रीन है, आइडियलिस्ट हैं, बोल रहे हैं कि राइट अगेंस्ट सोसाइटी, अगर राइट्स अगेंस्ट सोसाइटी है वो कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सप्रेशन हो जाते हैं। तो टीएच ग्रीन साहब ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। आइडियलिस्ट और मॉरल स्टेटमेंट टीएच ग्रीन साहब देते हैं।
विल 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 मोर देन सोसाइटी, ये भी इनका है। फिर है फ्रीडम विदाउट इक्वालिटी इज एम्प्टी, इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी इज मीनिंगलेस। तो लास्ट की प्रेज करते हैं कि भाई इक्वालिटी और लिबर्टी हैं, दोनों बराबर चलती हैं, क्योंकि प्लूरिस्ट हैं। लास्ट की ये बात करते हैं कि सिर्फ एक ही चीज को नहीं देनी चाहिए इंपॉर्टेंस, दोनों को देनी चाहिए। तो वो लिखते हैं फ्रीडम विदाउट इक्वालिटी इज एम्प्टी एंड इक्वालिटी विदाउट फ्रीडम इज मीनिंगलेस। फिर है हु इज क्रिटिसाइज एज पैराडॉक्स ऑफ लिबर्टी। किसको कहा गया है पैराडॉक्स ऑफ लिबर्टी? रूसो के जनरल विल को ज्यादातर है क्रिटिसाइज करते हुए लोग बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ लिबर्टी। क्यों कहा जाता है? तो नाम के लिए तो उसने कहा कि मैं सबसे कंसेंट ले रहा हूँ, पर लेकिन उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट था, वो राइट टू रिवॉल्ट भी नहीं देता था अपने लोगों को। तो इस तरीके से उसको बोला था कि इसमें नाम के लिए लिबर्टी थी, पर लेकिन ये पैराडॉक्स है, उल्टा है बिल्कुल इसका। जनरल विल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर इक्वालिटी इज डेंजरस फॉर फ्रीडम। ज्यादा इक्वालिटी डेंजरस है फ्रीडम के लिए। तो ये लोग अरेस्टोनी ने स्टेटमेंट दी थी। अरेस्टोनी का नाम याद आता है तो मेरे दिमाग में याद आता है टेड-पॉल फिलोसफी जो इन्होंने दी थी, जो काफी बार नेट में पूछी जा चुकी है। तो इन वे आपको मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रीडम इटसेल्फ कॉज डिस्कॉर्ड। फ्रीडम अपने आप में ही परेशानी या लड़ाई का कारण बन जाती है, ये बार कर देते हैं स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट आई थी पिछली बार 2014 की है, और काफी बार लेक्चर पॉलिटिकल साइंस में पूछी गई है। व्हेन गॉड गेव अस बर्थ इट गिव अस फ्रीडम। ये जेफरसन साहब बोलते हैं कि जब भगवान हमें बर्थ देता है तभी हमें फ्रीडम मिल जाती है। वी डो नॉट हैव टू टेक एनीबॉडीज कंसेंट। हमें किसी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है कि हमें फ्रीडम चाहिए नहीं चाहिए। अब मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, ये ऑस्टिन साहब देते हैं। मोनेस्टिक का मतलब है कि एक बंदे में आपने पूरी सोवरेनिटी की पावर दी, जैसे हॉब्स ने लेवियाथन में दी थी, उसको बोलते हैं मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। उनकी किताब बहुत फेमस है जो कई बार पूछी जाती है, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, तो इसको आपको ये ध्यान रखना है। इफ देयर इज नो जस्टिस स्टेट बिकेम बैंड ऑफ बैंडेड। चोरों, अगर यहाँ पे जस्टिस नहीं होगा तो स्टेट चोरों का या लुटेरों का एक ग्रुप बन जाता है। तो ये बोलते हैं, ऐसी बात बोलते हैं, सेंट ऑगस्टिन बोलते हैं। लॉ प्रिसीड स्टेट एंड अबव इट। किसने लॉ को स्टेट से ऊपर माना है? वो है डुगवी साहब। डुगवी बोलते हैं कि लॉ प्रिसीड स्टेट एंड अबव इट। अब ऐसी स्टेटमेंट आपको और देखने को मिलेगी, नीचे आप पढ़ेंगे। स्टेट डज नॉट मेक लॉ। स्टेट लॉ नहीं बनाता, लॉ मेकर स्टेट। लॉ को ऊपर रखा है, किसने और रखा है? तो कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। लॉ को ऊपर रखा है डुगवी ने रखा है, लॉ को ऊपर रखा है क्रैब ने रखा है। फिर बोलते हैं स्टेट इज फादर एंड सन ऑफ लॉ। वेरी फेमस स्टेटमेंट ऑफ मैकाइवर। उन्होंने स्टेट इज फादर एंड सन ऑफ लॉ, इन्होंने स्टेट को ऊपर रखा है। ठीक है। तो मैकाइवर की इंपॉर्टेंट किताब का नाम क्या नाम है? द वेब ऑफ गवर्नमेंट। ये इनकी बहुत फेमस एक किताब है जिसको आप याद रख सकते हैं। फिर है पावर टू मेक लॉ इन यूनिटरी गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली वेस्टेड इन सेंट्रलाइज पावर। कौन कहता है कि जो राज्य में लॉ बनाने की पावर है एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी को मिली हुई है? ये ऐसी फिनर साहब बोलते हैं ये स्टेटमेंट। मैंने कुछ इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर जो अलग अलग लोगों ने कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, ये बोला गया है, उसके बारे में मैंने बताया है। सबसे पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सबको पता है ग्रेनुअल ऑस्टिन। फिर एक्सट्रीमली फेडरल किसने बोला? एक्सट्रीमली फेडरल बोला है जेनिंग्स ने बोला है। जेनिंग्स कॉल्ड इंडियन फेडरेशन एक्सट्रीमली फेडरल। मोर सेंट्रल, ये कीवर्ड्स हैं, अगर मोर सेंट्रल आया तो आपको चूज करना है पॉल एपलबे। एलेक्जेंड्रोविच ने क्या कहा इंडिया के लिए? इन इंडियन इन इंडियन फेडरलिज्म नेशनल इंटरेस्ट आर गिवन इंपॉर्टेंस। इंडियन फेडरलिज्म के अंदर नेशनल इंटरेस्ट जो है, राष्ट्र हित जो है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इधर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। केसी वेयर्स ने दिया है कॉसी फेडरल जो दिया है वो केसी वेयर्स ने दिया है, तो आप इसको भी याद रखते हैं। इनमें से आपको एक आधा क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। खासकर एलेक्जेंड्रोविच का अगर पूछ लिया, अगर ज्यादा लोगों को नहीं पता कि भाई नेशनल इंपॉर्टेंस को फेडरेशन में इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो एलेक्जेंड्रोविच ने बोला है। पॉल एपर भी मोर सेंट्रल बोलता है, तो जेनिंग्स बोलता है दूसरी तरफ एक्सट्रीमली फेडरल। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। देन पावर एलीट 1956 सी राइट मिल्स। स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन एक ये अभी आपका रिसेंटली एक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था पीएचडी के, कि स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं और कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, 123 आर्टिकल्स हैं। रैंडम क्वेश्चन है, कभी कभार पूछ लेते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में।
फिर देन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो हम यूज करते हैं अपने पार्लियामेंट में, वो उसका दिया है थॉमस हेयर ने। ठीक है, इसको आप नाम याद रखिए, थॉमस हेयर ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया है। हु कॉल्ड तिलक एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तिलक साहब को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वैलेंटीन चिरोल ने कहा था। जैसे उनकी जो एक्सट्रीम, जो उनकी क्या कहते हैं, अ, संगठन बना रहे थे गणेश पूजा का, जो था लोगों को इकट्ठा करने के लिए, देन अगेन गोइंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाना, तो क्रांतिकारी जो उनकी एक्टिविटीज थी, उनको देखते हुए वैलेंटीन चिरोल ने उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला गया। यूनिटरी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ है? कुछ गवर्नमेंट आपको याद रखनी, यूके इज अ यूनिटरी गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है और यूनिटरी गवर्नमेंट भी। फ्रांस इज अ यूनिटरी गवर्नमेंट, बेल्जियम, जापान, नॉर्वे। ये अगर आप नाम याद रखेंगे तो जब आपके पास एमसीक्यू आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, वहां आपको इजी हो जाता है। तो कुछ कंट्रीज के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। किस हु डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सीएफ स्ट्रॉन्ग साहब है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस नहीं किया। अब डिफरेंस क्या है, लोगों को अगर थोड़े कंफ्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशन एक पेपर है जो बताता है कि आपका, आपकी जो स्टेट है वो किस तरीके से चलेगी, किस प्रिंसिपल्स पे चलेगी, किस ऑब्जेक्टिव पे चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करते हो उसका ट्रू स्पिरिट एंड वर्ड में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। एनफोर्सिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ट्रू वर्ड एंड स्पिरिट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब एक नीचे एक दिया हुआ है जेरी मेंडरिंग, ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है। अभी इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या करते हैं पहले यूएसए में, कि अगर एक स्टेट है, एक ये क्या करते हैं कि स्टेट की टेरिटरीज को ज्यादा और कम करते हैं ताकि अपना पॉलिटिकल एडवांटेज ले सकें। कैसे? फॉर एग्जांपल बंगाल वाला केस अगर हम ले लेते हैं इंडिया में, बंगाल जो उस तरफ अब बांग्लादेश बन गया है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का, हमको पता था कि इंडिया साइड के बंगाल में हिंदूज की ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, और उस साइड जो है वहाँ पे मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन है। अगर यही अगर हम यूएसए का जेरीमेंटरिंग कॉन्सेप्ट लगाते और हम ऐसा डिवीजन कर देते कि भाई हिंदूज की मेजोरिटी वाला एरिया हमारे पास है, तो वहाँ तो ऑफकोर्स ही चुनाव है, जो भी पार्टी खड़ी होगी उसको जीतेगा। और अगर दूसरा लगा देते, अगर वो लोग लगा देते जेरीमेंटरिंग का कॉन्सेप्ट, तो बांग्लादेश वाली साइड है तो वो लोग जीतते हैं। तो जेरीमेंटरिंग कॉन्सेप्ट बस अपने आप को पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता है कि पर्टिकुलर एरिया में किसी की मेजोरिटी है तो वो अपने अंदर ले लो अगर वो आपके साइड में है, वरना मत लो। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ जेरीमेंटरिंग ऑफ यूएसए। देन जुडिशियल रिव्यू। देखो जुडिशियल रिव्यू एक कॉन्सेप्ट, जुडिशियल रिव्यू है क्या? जब जुडिशरी अपनी पावर इस्तेमाल करता है और देखता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं वो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं या नहीं, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो क्यों जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं? अब सबसे पहले यूएसए में का कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का। और जुडिशियल रिव्यू जो सबसे पहले आया था मरबरी वर्सेस मेडिसन केस, ये आप केस का नाम याद रखिए क्योंकि काफी बार पूछा जाता है जुडिशियल रिव्यू में। काफी बार आपको ये पूछा जाता है मरबरी वर्सेस मेडिसन स्टेट। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू नहीं लिखा गया, पर लेकिन इसको फॉलो किया जाता है। खासकर ये मेनका गांधी केस के बाद जुडिशियल रिव्यू को खासकर माना जाता है। बिल ऑफ राइट यूएसए के मेंशन है आर्टिकल 1 to 10। यूएसए के कुछ अमेंडमेंट आपको देखनी पड़ेंगे, जैसे आर्टिकल 13 शायद मुझे याद आ रहा है कि स्लेवरी के लिए है। तो ऐसे ही उनके आपको याद रखने पड़ेंगे, जो इनके जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 1 to 10 में उनके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। स्टेट को जॉइंट स्टॉक प्रोटेक्शन कंपनी किसने कहा? एन नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है, ओपन हैमर, बस आप इसे रट लीजिए। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट डिसएग्रीमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर डिसएग्रीमेंट होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, किसने कहा? मिलर की कॉन्सेप्ट है। कॉमन गुड एज अ प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आर एच टोनी की स्टेटमेंट है। देन हु कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स एज सर्वेंट्स। ब्यूरोक्रेट्स को सर्वेंट्स किसने बोला? रॉबर्ट के मर्टन। ये वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत बार पूछे जा सकते हैं और गए हैं। अगर आप इनको याद रखेंगे तो आपके लिए एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा। अब जैसे कई बार पूछा हुआ यूएसए के सेनेट में भाई 85 सीटें हैं, सब एक स्टेट को एक ही करना है, सब एक स्टेट जो है वो एक कर सकती है। आई गेस दो दो मेंबर्स भेजना है, हर स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। टू स्टेट मतलब कि दो दो मेंबर हर एक स्टेट भेजेगी, सेनेट भेजेगी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज 435। अब किस कंट्री में सिविल सर्वेंट्स पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते हैं? फ्रांस में बन सकते हैं, इंडिया में नहीं बन सकते। फ्रेंच में, फ्रांस में बन सकते हैं।
फ्रांस का थोड़ा सा सिस्टम जो है वो अलग है, विल डिस्कस अबाउट इट। ये एक तरीके का सिस्टम फॉलो नहीं करता, इसके अंदर यूनिटरी गवर्नमेंट भी है और फेडरल गवर्नमेंट भी है। मतलब आई मीन टू से पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम दोनों का मिक्सचर है फ्रेंच गवर्नमेंट में। कॉन्स्टिट्यूशन एज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ पावर रिलेशनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी? पावर रिलेशनशिप की। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, हरमन फिनर ने दी है। ये हरमन फिनर की स्टेटमेंट है। ये कुछ क्वेश्चंस थे, पहला मॉक टेस्ट था। आप इनको नोट कर सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप पे रिपीट होंगे, एक क्वेश्चन में से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का, वो आपको मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। होपफुली अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।